हाय गाइस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं संतोष साहू, स्वागत है आप सभी लोगों का एसके ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं एमपी बोर्ड द्वारा प्रदत्त कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री से इकाई 2 से पूरे सॉल्व क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए बहुत ही फेथफुल है और आने की संभावना है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। मैं इसका प्रश्न जो है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या है? किसी आवासशील विलेय के 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने से विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अर्थात वह विलयन क्वथनांक में वृद्धि के बराबर होता है, लेकिन कब? जब विलेय के 1 मोल को विलायक के 1000 ग्राम में घोला जाता है तब। दूसरा है ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक क्या है? किसी आवासशील विलेय के 1 मोल को विलायक के 1000 ग्राम में विलेय करने पर अर्थात घोलने पर हिमांक में जो कमी होगी उसी को कहेंगे ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। अवनमन माने कमी होती है और उन्नयन मतलब वृद्धि होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समपराश्रयी विलयन किसे कहते हैं? तो समपराश्रयी विलयन किसे कहते हैं? वे विलयन जिनके परासरण दाब बराबर होते हैं उन्हें समपराश्रयी विलयन कहते हैं। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न कहता है अल्कोहल जल के साथ, है ना, अंतराण्विक बंध द्वारा बंध बनाता है, इसलिए जल में अल्कोहल विलेय होता है। इसका प्रश्न मैं पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ, देख लीजिएगा प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट उत्तर की ओर। चौथा प्रश्न है मोललता और मोलरता के बारे में है। तो मोललता किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा कि किसी विलयन की मोललता प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता बराबर होता है किलोग्राम प्रति 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, चलते हैं उसी का मोललता के बाद है मोलरता। मोलरता में क्या रहता है कि मोलरता किसे कहते हैं? किसी विलयन की मोलरता उसके 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है, इसे क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। M बराबर है विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या अर्थात मोलों की संख्या और बटे लीटर में विलयन का आयतन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट उत्तर पर। 5वें नंबर पर 5वां नंबर जो उत्तर है, ध्यान रखना 5वां नंबर हेनरी का नियम है। तो हेनरी का नियम किसे कहते हैं? हेनरी के नियम के अनुसार क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में निश्चित आयतन में विलेय का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसके साथ वह विलायक साम्यावस्था में होता है। अर्थात गैस का जो द्रव्यमान होता है, सॉरी, विलेय के गैस का द्रव्यमान जो होता है वो गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात यदि हम ये भी कह सकते हैं कि यदि विलायक आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान m तथा साम्य अवस्था या साम्य दाब p हो तो m बराबर kp, जहाँ k एक स्थिरांक है जिसको हेनरी स्थिरांक कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयनों के अणु संख्यक गुणधर्म के 4 उदाहरण लिखिए। विलयनों के अणु संख्यक गुणधर्म के 4 उदाहरण लिखिए। तो 4 उदाहरण मतलब पहले हम परिभाषा उसकी समझेंगे, है नहीं? तो परिभाषा क्या होता है? विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो विलयन के एक निश्चित आयतन में घुले हुए विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है या करते हैं, उन्हें कहते हैं अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये निम्न होता है। उदाहरण कौन कौन से? वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। सभी अणु संख्यक गुणों के मान के विलेय सांद्रण में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं तथा सांद्रण कमी के साथ घटते हैं। इसका आंसर बहुत सारा इसमें है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी है इसमें, ये वाला
क्वेश्चन नंबर 3 का और क्वेश्चन नंबर 11 जो है लास्ट क्वेश्चन है उसका भी आंसर है। क्वेश्चन क्या है कि क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैसीय द्रव में कम विलय है। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहीं पे है, इकट्ठा बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। तो अधिकतर क्वेश्चन क्या था कि क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैसें द्रव में कम विलय होती हैं। तो उत्तर है इसका अधिकतर गैसों की ताप में वृद्धि से द्रव में विलेयता घटती है, क्योंकि घुलना एक ऊष्मक्षेपी प्रक्रम है और गर्म करने पर कोई भी गैस होती है वो बाहर निकलती है, अर्थात गैसें विलयन से बाहर निकलती हैं। इस कारण से क्या होता है कि तापक्रम वृद्धि करने से गैस द्रव में कम विलय होती है। चलते हैं नेक्स्ट आंसर की ओर। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या है? प्रश्न नंबर 7 है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आप लोग समझिएगा, प्रश्न देख लेना उसमें। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे विलेय का अणु भार। विलेय क्या है? NaOH। तो ध्यान रखना विलेय का ओनली भार निकाल रहे हैं अपन, आणविक भार नहीं निकाल रहे हैं। तो विलेय का भार दिया हुआ है, विलेय का भार कितना है? 120 ग्राम, यानी स्मॉल w AW। और NaOH का अणु भार निकालना है। तो NaOH में क्या है? सोडियम है, यानी Na का 23 और O का 16 आणविक द्रव्यमान और H का 1 होता है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 40 निकल आया। इसके बाद विलयन का भी मतलब आयतन दिया हुआ है 2 लीटर। ठीक है। इसके बाद क्या है? मोलरता का सूत्र होता है, मोलरता का सूत्र होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार गुणे विलयन का आयतन। तो विलेय का अणु भार कितना है भाई? विलेय का भार है W, यानी 120 ग्राम बटे विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार कितना है? 40। तो ये 40 हो जाएगा। इसके बाद गुणे विलयन का आयतन है, तो विलयन का आयतन 2 लीटर, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब इन सबको काटोगे तो कितना आएगा? m बराबर 1.5। कितना आएगा? m बराबर 1.5। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां है। 8वें का भी प्रश्न देख लीजिएगा। यूरिया दिया है, यूरिया कितना दिया है? यूरिया दिया 6 ग्राम और W वो जो उसका है यूरिया का वो 72 ग्राम दिया हुआ है पानी का। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना यूरिया का सूत्र होता है NH2। अभी ध्यान रखना कि यूरिया का ओनली जो दिया हुआ ग्राम है, आणविक ग्राम द्रव्यमान नहीं है, है ना। यूरिया का भार दिया है लेकिन आणविक भार नहीं दिया है, तो आणविक भार ये है। तो आणविक भार निकालने के लिए देखो इसका सूत्र ध्यान रखना होगा। तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। तो m बराबर क्या निकलेगा? देखो NH2, N मतलब होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है आणविक द्रव्यमान? 14। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। फिर प्लस करोगे H2, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 अणु है, H2 है, तो यहाँ पे 2 गुणे 1 प्लस C माने कार्बन का आणविक द्रव्यमान होता है 12 प्लस O का आणविक द्रव्यमान होता है 16 और NH2 फिर से वही 14 प्लस 2 इंटू 1, यानी 14 प्लस 2 गुणे 1, यही हो जाएगा NH2 का। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 60 आएगा, 16। इसके बाद हम यदि इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे, n निकालेंगे, तो n बराबर W/n m होता है। तो ये m निकला है और ये W निकला है। तो W कितना? 6 ग्राम, तो W बराबर 6 ग्राम लिख दिए। इसके बाद m कितना है? 60, तो लिख लिए 60 ग्राम। इसके बाद क्या करते हैं? नेक्स्ट में चलते हैं। आगे क्या है? अब आगे क्या करेंगे हम? यहाँ पे अब पानी का निकालेंगे। पानी का आणविक द्रव्यमान, पानी माने H2O, तो H का कितना होता है आणविक द्रव्यमान? 1 और 2 अणु है तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 16, तो प्लस 16 मतलब यहाँ पे O का, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 16 है। अब 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। 18 हो गया। तो ये पानी का n बराबर मोलों की संख्या क्या निकल आएगा? W/M। ठीक है, दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पे पानी का आ गया क्या? आणविक द्रव्यमान। तो W बराबर कितना है? यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि W बराबर कितना दिया है? 72। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसके जगह में यहाँ पे 72। इसके बाद क्या हुआ? M बराबर यहाँ पे आया 18 मोल, तो ये 18 लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे? जो हमें निकालना है क्या? मोल प्रभाज। यूरिया का क्या निकालना है? मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज का सूत्र होता है विलेय या विलायक, है ना, कि मोलों की संख्या बटे विलयन का मोलों की संख्या। तो विलेय या विलायक तो N बटे N प्लस स्मॉल m।
तो यहाँ पे n बराबर कितना है 6/60 ये आ गया है, ठीक है n बराबर। इसके बाद यहाँ पे कैपिटल N बराबर कितना है 72/18 और प्लस है तो प्लस लगा दिए, ठीक है। इसके बाद n बराबर 6/60, इन सब को काटोगे तो कितना आएगा हमारा आंसर x बराबर 0.41 आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। तो इसमें बताना है बेंजीन का और CCl4 माने कार्बन टेट्रा क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान बताना, प्रतिशत द्रव्यमान बताना, आणविक नहीं प्रतिशत द्रव्यमान। तो ध्यान रखना सबसे पहले हम बिलियन, चूँकि इसमें मिला क्या क्या है, इसमें मिला है बेंजीन और CCl4 मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिला है। तो बिलियन का द्रव्यमान निकालने के लिए इन दोनों का द्रव्यमान जोड़ना पड़ेगा। तो दिया है बेंजीन को बोलते हैं C6H6 और CCl4 इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। तो इसका द्रव्यमान कितना दिया था 22 और इसका दिया 112, टोटल कितना हो गया 134। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो प्रतिशत वाला का सूत्र पता होगा कि बेंजीन का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100 से गुणा करेंगे तब प्रतिशत निकलेगा। तो बेंजीन का द्रव्यमान 22 और टोटल द्रव्यमान 134 गुणे 100, इनको जब काटोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 16.4%। इसी प्रकार आगे यहाँ पे CCl4 का द्रव्यमान, CCl4 का द्रव्यमान के लिए क्या करोगे, द्रव्यमान प्रतिशत के लिए CCl का द्रव्यमान, CCl4 का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। तो CCl4 का द्रव्यमान 112 और बिलियन का द्रव्यमान 134 और गुणे 100, इन सबको काटोगे तो कितना आएगा 83.5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप लोग स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा, ये लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है परासरण और परासरण दाब। तो परासरण किसे कहते हैं कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, इस क्रिया को परासरण दाब कहते हैं, सॉरी परासरण कहते हैं। और परासरण दाब किसे कहेंगे कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक अणुओं के विलयन की ओर होने वाले प्रवाह को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक अणुओं के विलयन की ओर होने वाले प्रवाह को रोकने के लिए, चूँकि विलायक के अणु ही विलयन की ओर जाएंगे, तो विलायक के अणुओं को विलयन की ओर जाने से रोकने के लिए जो हम दाब लगाते हैं उसे हम परासरण दाब कहते हैं। आप भी इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और इसे शेयर करिए ताकि आपको मित्रों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, और सब्सक्राइब करिए ताकि इसका अगला पार्ट, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपके जानकारी के लिए नोटिफिकेशन में आ जाए। धन्यवाद।